टू फिजिक्स इज रिलेटेड टू सोसाइटी, मीन्स हमारी सोसाइटी कैसे बेनिफिट हो रही है फिजिक्स से। तो जो हमने टेक्नोलॉजी के पॉइंट्स लिखे वो यहाँ लिख देंगे हम। जैसे हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हमारी सोसाइटी से बेनिफिट हो रही है। दूसरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गई। आपको पता है कि एक दिन अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो क्या हालत होती है। तो आजकल तो हम टोटली वी आर डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और इसका जो क्रेडिट है वो फैराडे को जाता है, जिसने कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के लॉ दिए हुए हैं, फैराडेज। उसके बाद हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में वी कैन सेंड मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसके बाद हमारे पास जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन से हम मैसेज भेज सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए। देन हाउ द फिजिक्स इज हेल्पफुल टू सोसाइटी। देखिए वी आर यूजिंग जो हमारी कंफर्टेबल थिंग्स हैं, जैसे हमारे पास क्या है, टीवी है, फैन है, हमारे आयरन है, मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, एक्सेट्रा, लॉट ऑफ थिंग्स, एयर कंडीशनर है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हम डेली लाइफ में इनको यूज़ करते हैं। तो हमारे कंफर्टेबल के लिए हमने जो थिंग्स यूज़ करते हैं हम लोग, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इवन वी कैन से जैसे फैक्स हो गया, फैक्स मशीन हो गई, आपका कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। दीज आर द थिंग्स विच वी आर यूजिंग दैट बेनिफिट द सोसाइटी। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया बाई द मीन्स ऑफ हमारे पास जैसे, और हमारे पास जो है टेलीग्राफ हो गया, ग्राफ, फोटोस्टेट, तो लॉट ऑफ थिंग्स। तो मीन्स फिजिक्स ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो फिजिक्स इज रिलेटेड टू सोसाइटी। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे एक पैरा बना के लिख सकते हैं बढ़िया करके कि हाउ द फिजिक्स इज रिलेटेड टू सोसाइटी, दिस इज होमवर्क फॉर यू। तो आपने घर में लिखना है इस चीज को। तो आपका जो अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना वो बना कि हाउ द फिजिक्स इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड हाउ द फिजिक्स इज रिलेटेड टू सोसाइटी। कई बार ये बोर्ड 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है या 3 नंबर में पूछ लेता है। तो आपको ये 2 क्वेश्चन लिखने हैं बढ़िया करके। और जैसे मैंने पिछला पॉइंट लिखा कि इट इज यूज टू इरेडिकेटिंग हंगर एंड पॉवर्टी फ्रॉम द सोसाइटी। इट इज आल्सो यूजफुल इरेडिकेटिंग हंगर एंड पॉवर्टी फ्रॉम द सोसाइटी। सी, तो lot of uses it has. Physics have lot of uses. Eradicating hunger and power from the society. Even जो फिजिक्स है it has lot of application. तो वो सारी applications आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो how the physics is related to society, you can write these points on your copy. And now we will discuss about basic forces in nature. Basic forces in nature. तो बेसिक फोर्सेस इन नेचर में डिस्कस करने जा रहा हूं आपके सामने। बेसिक फोर्सेस इन नेचर। वैसे तो नेचर के अंदर बहुत ज्यादा फोर्सेस हैं। हम बोलेंगे हमने मस्कुलर फोर्स लगाई, 100 फोर्सेस होंगी कोई जो हम पढ़ेंगे, जैसे +1 में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन बेसिक कौन सी है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, बेसिक फोर्सेस ओनली 4 हैं। नंबर फर्स्ट पे आपकी है ग्रेविटेशनल फोर्स।
gravitational force. Number second is your electromagnetic force. Electromagnetic force. नंबर थर्ड पे जो आपकी फोर्स है that is your weak force, weak nuclear force. Then there is a force that is a strong nuclear force. Strong nuclear force. तो these four are the basic forces. हम एक एक को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं. जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स की. बच्चों आप सबको पता है कि हम पीछे भी जूनियर क्लासेस में आपको बताया होगा आपके टीचर्स ने कि न्यूटन जो था वो बगीचे में बैठा था और जो सेब है वो नीचे की तरफ आया. तो न्यूटन के दिमाग में ये बात आई कि सेब ऊपर क्यों नहीं गया, वो नीचे क्यों आया. तो उसने क्या कंसेप्ट निकाला कि अर्थ के पास जो है वो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कारण जो है गुरुत्वाकर्षण है, जिसके कारण कि एप्पल कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है. फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए. फिर अल्टीमेटली क्या फाइंड हुआ कि कोई भी बॉडी होगी, मटेरियल बॉडी होगी, जैसे मान लो मैंने एक बॉडी ले ली, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ बॉडी के बारे में आपको. कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, ये इसका सेंटर है, एक और ऑब्जेक्ट ले लिया, ये इसका सेंटर है, और इन दोनों को मैंने आर सेपरेशन के ऊपर रख दिया. कितने सेपरेशन पे रख दिया? आर सेपरेशन पे. इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, क्योंकि दोनों बॉडी बराबर भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है. तो इसका मास कितना है? m1. इसका मास कितना है? m2. पहले तो मास आपको क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी, दैट इज कॉल्ड मास. r इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू बॉडी. तो हम इसके सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, ये r. तो सपोज करिए बोलता कि एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, दोनों ये रखी हुई हैं और r इसका डिस्टेंस है. तो बोलता जो ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी. दोनों बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी. दोनों बॉडीज क्या करेंगी? एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी. क्यों खींचेंगी? क्योंकि इनके पास मास है. अब अर्थ ने क्यों खींचा? क्योंकि अर्थ के पास क्या था? मास था. अर्थ के पास बहुत ज्यादा मास है, तो अर्थ हमें अपनी तरफ क्या कर रही है? खींच रही है. हम भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो वो कम एक्सेलरेट हो रही है. तो मास जो है, इसके पास मास m1 है, इसके पास मास m2 है और ये r यहाँ पे है. तो इनके बीच में एक फोर्स होगी. क्या होगी? फोर्स होगी. और जो फोर्स होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. अब ये आपके लिए नई चीज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है कि अगर ये मास बढ़ेंगे तो ये फोर्स भी बढ़ जाएगी. अगर m1 बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगी, m2 बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगी, m2 कम होगा फोर्स कम होगी, m2 कम होगा फोर्स कम होगी. मींस अगर इनका प्रोडक्ट कम होगा तो फोर्स क्या होगी? कम होगी. अगर इनका प्रोडक्ट बढ़ेगा, मींस अगर ये मासेस बड़े होंगे, इसका मतलब मैं बात करूं अर्थ और ये मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ है, तो अर्थ और सन दोनों बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनके बीच में कौन सी फोर्स होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स होगी दोनों के बीच में. अभी दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे. मान लीजिए यहाँ पे दो लड़के बैठे हुए हैं, एक लड़का यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा और 1 मीटर दूरी के ऊपर बैठे हुए, तो उनके बीच में क्या लग रही है? फोर्स लग रही है. इसका मतलब वट एवर द मटीरियल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट. मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं इस चौक बोर्ड को अपनी तरफ खींच रहा हूं, चौक बोर्ड मुझे अपनी तरफ खींच रहा है. हम दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं. अब क्वेश्चन ये हुआ कि आप बोलेंगे सर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो हम एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि हम एक दूसरे के साथ चिपक जा रहे हैं, या हम एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं हमें ये महसूस हो रहा है? इसका आंसर मैं आपको देता हूं. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको क्लियर होना चाहिए कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा, फोर्स भी डिक्रीज होगी. अगर मासेस बढ़ेंगे, इसका मतलब मान लो मेरे यहाँ पे 60 किलो और 70 किलो का दो लड़के बैठे हुए हैं सेम डिस्टेंस के ऊपर. अगर यही बच्चे हो जाते हैं 90 किलो के और एक हो जाता है 105 किलो के, किस केस में फोर्स ज्यादा लगेगी? नीचे वाले में कि ऊपर वाले में? ऊपर वाले में फोर्स क्या लगेगी? ज्यादा लगे. क्यों लगेगी ज्यादा? क्योंकि मास क्या हो गए? बढ़ गए. ये मास क्या है? कम है. तो जब मास बढ़ेंगे तो फोर्स भी बढ़
जाएगी, ये होगा। उसके बाद फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, आर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्स स्क्वायर लॉ हम इसको बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑब्वे करेगा ये, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या हुआ कि अगर आर बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी, अगर आर कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगी। मींस फिर से, इफ आर इंक्रीजेस देन द फोर्स डिक्रीजेस, इफ द आर डिक्रीजेस देन द फोर्स इंक्रीजेस। डू यू गॉट इट? मींस फिर से बोल देता हूं कि अगर आर कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगी, अगर आर बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी, अगर आर कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगी। मींस अगर आर बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी, आर कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगी। ओके, मींस इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूं, F इज प्रोपोर्शनल टू, इकट्ठा कर दिया m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मींस अर्थ सरफेस के ऊपर अगर कोई दो ऑब्जेक्ट होंगे तो न्यूटन ने बताया, इसको हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, तो क्या करते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। कितनी फोर्स लगाते हैं? इतनी फोर्स लगाते हैं। हम इसको लिखते हैं F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर G इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। G इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जो G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, इसका यूनिट है ये G का। और G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं आप इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ? अब मैं यहाँ पे R की बात कर रहा था, मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे दो लड़के बैठे हुए हैं, 60 किलो का और 70 किलो का, दोनों बैठे हुए हैं। मैं इनके बीच में डिस्टेंस R है मान लो 1 मीटर, मैंने क्या किया, इनको ले गया 2 मीटर, यहां ले गया और यहां ले गया। क्या होगा? फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मास सेम रहने चाहिए, पर मैंने क्या किया कि इनको पास में ले आया, जब इनको पास में ले आओगे तो फोर्स क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हम इस चीज को आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, आपने 9th क्लास में इसको पैसे पढ़ा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, हल्का हल्का सा आपको टच दे रहा हूं। तो इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो G है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए मान लो एक 60 किलोग्राम का बच्चा और 70 किलोग्राम का अगर बच्चा होगा तो उनके बीच में फोर्स निकाली जा सकती है। 6.67 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय, मान लो ये 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर हो गया। जब हम फोर्स निकालेंगे तो इट हैज वेरी स्मॉल वैल्यू, इट्स कम सी 7 के 4200 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻11 की जगह रह जाएगा -9 रह जाएगा। और जब हम 42 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ वैल्यूज आ जाएगी। मीन -9 इट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मीन्स 1 अपॉन हाउ मेनी जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so this value is very small. If this value is very small, it means what is the force between these two? It is very small. If it is a very small, then हमें पता नहीं लगेगा। मान लीजिए ये आपकी स्कूल की बिल्डिंग है, ये स्कूल की बिल्डिंग है, ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को अपनी तरफ। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इनके बीच में जो फोर्स है वो कम होगी, इतनी कम होगी कि वो एक इसी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो कोई फर्क, जैसे मान लो हम मुंह से एयर ब्लोन करते हैं तो आप लोग थोड़ी उड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि द फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए हम लोगों को ये फोर्स दिखाई नहीं देती। लेकिन जब हम बात करते हैं अर्थ और सन की, तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, सन का मास उससे भी ज्यादा है, तो अर्थ और सन के बीच में ये फोर्स काम करेगी, तो ये उसकी अप्रिशिएबल वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि मास बहुत ज्यादा है तो एक अप्रिशिएबल वैल्यू आएगी। और अर्थ और सन क्यों जुड़े हुए हैं? व्हाई द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। और मैं बात करूं, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, व्हाई द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अर्थ के इर्द-गिर्द कैसे घूम रहा है? ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब मास बहुत ज्यादा होगा तो इसकी एक वैल्यू आ जाएगी जिसके कारण की हम लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाए। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये नेचर में सबसे बिगेस्ट फोर्स इन नेचर है। बिगेस्ट फोर्स मीन चारों में सबसे बिगेस्ट है, ये बिगेस्ट फोर्स है ये नेचर, बिगेस्ट। और इसकी जो रेंज है इसकी इनफाइनाइट मीन्स इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी आप जानते हैं, जहां तक आपकी इनफाइनाइट का मतलब अनंत, मतलब कहां तक जाएगी?
ये फोर्स कहां तक, मान लो एक बॉडी यहां रखी हुई है, एक इन्फिनिटी पे रखी है, तब भी इन दोनों के बीच में, इन्फिनिटी से थोड़ी दूर रखी, पास में रखी है, तब इनके जब इनफाइनाइट के ऊपर चली जाएगी तो इनके बीच में फोर्स लगना कितनी हो जाएगी, जीरो। फोर्स कब जीरो होगी दो बॉडी के बीच में, जब ये कहां जाएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर चली जाएगी बॉडी। तो रेंज कितनी है इसकी, इनफाइनाइट है। बिगेस्ट फोर्स इन नेचर सेंट्रल है। सेंट्रल का मतलब ये एक दूसरे के सेंटर की तरफ, जैसे ये बॉडी थी तो इसको ऐसे भी घेर सकते, लेकिन ये बॉडी ऐसे, इस दोनों एक दूसरे की तरफ को ऐसे आएंगी, तो सेंटर की तरफ एक्ट सेंट्रल फोर्स है ये। कैसी है ये, सेंट्रल फोर्स है। मींस रेंज इसकी लॉन्ग रेंज है, लॉन्ग रेंज सेंट्रल फोर्स है। ओके, और इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब F is inverse proportional to R square. So this is about their gravitational force. Means the two bodies on the Earth's surface, they will attract each other with some force, or that force is called gravitational force. It is always attractive. It is always attractive. Attractive force. Repulsive नहीं होती. It is always attractive. हमेशा attract ही करेगी. So it is always attractive. This is your gravitational force. ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया, 6th यूनिट में हम इसमें डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तो आप लोगों ने पढ़ा है जूनियर सेक्शन में कि मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्ब है। क्या है, कॉम्ब है। हमने कॉम्ब को ड्राई हेयर के साथ क्या किया, ड्राई हेयर के साथ रब कर दिया। आप आपने जैसे पेन है, मार्कर, मैंने इसको अपने सिर के साथ क्या कर दिया, रब कर दिया, तो इसके ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब हम इस कॉम्ब को बिट्स ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं। मान लो किसके पास ले गए इसको, छोटे छोटे पेपर्स हैं, हम करते थे जूनियर सेक्शन में एक्सपेरिमेंट, तो ये पेपर इसकी तरफ को क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट हुए, मींस इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई। कौन सी फोर्स है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। विच वन फोर्स इट एक्सर्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे इनके ऊपर। तो ऐसे ही हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम यहाँ पे प्लस चार्ज रखें और यहाँ भी प्लस चार्ज रखें, तो ये दोनों चार्जेस के बीच में मान लो डिस्टेंस आ रही है, इनका सेंटर से दूरी है, जैसे उस केस में थी। ये प्लस है, मान लो इसका नाम रख दो Q1, इसका नाम रख देता हूँ Q2, क्योंकि चार्ज को हम Q1 से नोट करते हैं, Q2 से नोट करते हैं, Q से चार्ज को नोट करते हैं। इनमें R डिस्टेंस है। ऐसे दोस्त है कि एक नेगेटिव है, एक और नेगेटिव है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, इसके बीच में भी R डिस्टेंस है। एक प्लस है, एक माइनस है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, R डिस्टेंस है। अब ये चार्जेस क्या करेंगे, चार्जेस के पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है तो वो दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या करेगी बॉडी, इस केस में क्या होगी, देखिए इस केस में अट्रैक्शन होगी, इस केस में क्या होगी, रिपल्शन होगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे और प्लस क्या करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे, और प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन होगी जब प्लस और माइनस होंगे, और माइनस होंगे सेम नेचर के होंगे तो क्या होगी, रिपल्शन होगी। यहां पर भी क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो कूलम्स ने एक लॉ दिया, उसने बोला जैसे न्यूटन ने लॉ दिया वैसे किसने दिया, कूलम्स ने, कि अगर कोई दो चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सर्ट, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अगर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो चार्ज जब किसी बॉडी के पास आ जाता है तो वो दूसरी बॉडी अगर चार्ज होगी तो उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देता है। तो इसने इस चार्ज बॉडी ने, इस पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, और जब फोर्स लगाई तो उसने बोला कि जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये समझ आ गया होगा आपको। मींस अगर हम चार्जेस को कूलम में लेते, मान लो ये 1 कूलम है, 1 कूलम है और 1 मीटर दूरी के ऊपर है, तब फोर्स ज्यादा होगी कि 2 कूलम और 2 कूलम होंगे, तब फोर्स ज्यादा होगी। अगर ये 2 कूलम और 2 कूलम होंगे तो फोर्स ज्यादा होगी क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ गई। अगर 1 कूलम और 1 कूलम होंगे तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। दूसरा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इट इज आल्सो इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो हमारे पास F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटानी हो तो कांस्टेंट लगता है। क्या लगता है, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। इस केस में इस K को हम कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं।
तो हमारे पास एफ एक्चुअल में के का जो वैल्यू होता है वो 1/4 पाई स्मॉल ई मीन एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे। चलो मैं आपको +2 में आपको उसका पता लगेगा कि एप्सिलॉन क्या चीज है। तो लेकिन के रख लीजिए आप कि हमारे पास हम लोग ऐसे क्या निकाल सकते हैं, फोर्सेस निकाल सकते हैं बिटवीन द टू चार्जेस के बीच में। फोर्स निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 1 कूलम या 2 कूलम 1 कूलम के बीच में निकालने, तो मैं क्या करूंगा, F इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/1 मीन्स F इज इक्वल टू k, या k इज इक्वल टू F। The value of k, what is the value of k? that is equal to 9 into 10 power 9 होती है। तो ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन what this force called? This is the electromagnetic force। मीन जब दो मासेस के बीच में फोर्स लगती है तो उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जब दो चार्जेस के बीच में लगती है तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। बेसिकली इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं क्योंकि चार्जेस रेस्ट में है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर इसकी बात करें हम लोग, ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव। देखिए यहाँ पे क्या है, ये अट्रैक्टिव है और यहाँ पे क्या है, ये रिपल्सिव है। इन दोनों केसेस में क्या है, ये रिपल्सिव मतलब रिपेल करेंगे, रिपेल दूर भगाना, अट्रैक्ट करना। तो लेकिन आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डिफरेंस क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव और दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट मे बी अट्रैक्टिव, इट मे बी रिपल्सिव। तो इसकी बात करें, ये भी लॉन्ग रेंज है। लॉन्ग रेंज का मतलब इन्फिनिटी इसकी रेंज है, इनफाइनाइट इसकी रेंज है। इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है ये भी फोर्स। उसके बाद ये सेंट्रल है, कंजर्वेटिव है। मतलब कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। कंजर्वेटिव क्या होता है, सेंट्रल का मतलब तो सिंपली क्लियर है कि प्लस और प्लस एक दूसरे के सेंटर की तरफ बोले, इधर को भागेगा, ये इधर को भागेगा, सेंटर की तरफ एक्ट करे, सेंट्रल फोर्स। क्या बोलेंगे हम इसको, सेंट्रल फोर्स। बाकी जैसे लॉन्ग रेंज, अब जब ये कोई ना कोई चीज़ तो बीच में एक्सचेंज हो रही तभी तो फोर्स लगेगी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका फादर है, ये आप हैं, तो आपके फादर और आप में लव के लिए कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है। क्या एक्सचेंज हो रहा है बता सकते हैं, मनी इज एक्सचेंजिंग। दैट्स व्हाई यू लव योर फादर। व्हाई यू लव, मनी इज एक्सचेंजिंग बिटवीन यू एंड यू, बिकॉज योर फादर फुलफिल योर ऑल द रिक्वायरमेंट्स। मनी बोलते हैं फुलफिल द ऑल द रिक्वायरमेंट्स। अगर फादर उन रिक्वायरमेंट्स को करना बंद कर देगा तो आपको फादर अच्छा नहीं लगेगा। इसमें कोई ना कोई चीज़ एक्सचेंज हो रही है तभी तो लव है। अब ये और ये आपस में फोर्स लगा रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ तो क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। तो यहाँ पर एक्सचेंज होते हैं फोटोन। क्या एक्सचेंज होते हैं, फोटोन। और जो आपका ग्रेविटेशन के केस में ग्रेविटोन्स एक्सचेंज होते हैं। क्या एक्सचेंज होते हैं, ग्रेविटोन्स एक्सचेंज होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इसको मैग्नेटिक क्यों बोला, क्योंकि जब चार्ज मोशन में हो जाएगा, जब चार्ज को हम वेलोसिटी दे देंगे चार्ज को, तो इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड आना शुरू हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। मीन जब चार्ज मोशन में होता है तो कैसी फील्ड आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तब यूनिफिकेशन कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मीन वी कैन गो फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको यूनिफिकेशन बोलते हैं। फिजिक्स में हम लोग बहुत ज्यादा यूनिफिकेशन करना चाहते हैं कि एक ही लॉ से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाए, उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन करना। हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में चले गए, मैग्नेटिक फील्ड से किसमें आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को। फिर मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं वीक फोर्स का। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर बात करें, अब क्या है बेटा कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि द फोर्स विच ऑपरेटिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, द फोर्स विच operating inside the nucleus, is called nuclear force, nuclear force। अब
न्यूक्लियस के बीच में एक्चुअल में हमें पता है एटम का स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको याद रखना है ये चीज कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है, बहुत छोटा होता है, इसका डायमेंशन होता है 10⁻⁻15 मीटर, वेरी स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर। एटम के डायमेंशन होते हैं 10⁻⁻10 मीटर का होता है एटम के जो डायमेंशन होते हैं। 10⁻⁻10 बड़ा और 10⁻⁻15 छोटा, ये आपको पता होना चाहिए। 10⁻⁻15 छोटा है क्योंकि 1 के नीचे 15 जीरो हैं और 1/10 जीरो है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। 10⁻⁻1 बड़ा है कि -2? 10⁻⁻1 बड़ा है, ग्रेटर है किससे? 10⁻⁻2 से। -2 छोटा है, 10⁻⁻1 बड़ा है, 10⁻⁻10 बड़ा है, 10⁻⁻15 छोटा है। तो न्यूक्लियर का डायमेंशन कितना है इसका? 10⁻⁻15 मीटर। इसके बीच में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब मान लो कोई न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बीच में मान लीजिए न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। मीन्स व्हाट विल हैपन? ये जो प्रोटॉन है, हमें पता है प्रोटॉन तो प्रोटॉन, क्योंकि दोनों प्लस है, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करेंगे तब तो हमारा न्यूक्लियस टूट जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे कि न्यूक्लियस टूट जाए। ऑब्वियस है, प्लस और प्लस फोर्स लगाएंगे। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है तो फोर्स नहीं लगाएंगे, लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन इतनी फोर्स लगाएंगे कि एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल क्यों करेंगे? अभी बताया मैंने कूलम्स आपको लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो ये रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस तो ब्रोकन हो जाएगा, न्यूक्लियस टूट जाएगा तो किसी भी चीज का एक्जिस्टेंस नहीं हो सकता, लेकिन तब भी न्यूक्लियस बना हुआ है, तभी। तो कई साइंटिस्टों ने बोला कि बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, हो सकता है कि इन प्रोटॉनों को इन इलेक्ट्रॉनों ने बांध के रखा हुआ है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स तो 10⁻⁻15 मीटर तक ही एप्लीकेबल है, तो ये तो नहीं हो सकती। उसके बाद क्योंकि बाहर तो 10⁻10 हो गया जाकर के, तो ये तो ऑपरेशन नहीं हो। किसी ने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो सकता बंधे हो, लेकिन इनका मास बहुत कम है। अगर मास बहुत कम है तो इनके बीच में फोर्स बहुत कम लगेगी, बहुत कम फोर्स लगेगी। अगर बहुत कम फोर्स लगेगी तो क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स द बिगेस्ट फोर्स, द बिगेस्ट फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन को होल्ड नहीं कर सकती है, मींस ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा नहीं है। तो युकावा ने एक थ्योरी दी। युकावा ने बोला कि जो प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन होता है उसके बीच में कौन सी फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स है, जो कि 100 गुना ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कितनी ज्यादा है? 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। कौन? न्यूक्लियर फोर्स। अब यहां पर भी पार्टिकल एक्सचेंज हो गए। उसने बोला कि प्रोटॉन और प्रोटॉन कैसे एंगेज हैं, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे एंगेज हैं, कि इनके बीच में एक बोन है और ये बोन के लिए दो कुत्ते जो हैं वो लड़ रहे हैं। यहाँ पे बोन पड़ी हुई है और दे आर ट्राई टू स्नैच द बोन, नाइदर दिस स्नैच नाइदर दिस स्नैच, और बोन के चक्कर में भी न्यूक्लियस के बीच में ऐसे पक्के हैं, और इस फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो बोन है इसका नाम है पाइमिजोन। क्या नाम है इसका? पाइमिजोन्स। पाइमिजोन्स एक्सचेंज होंगे इनके बीच में। इसको न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल आ गया पाइमिजोन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो थे, पाइमिजोन भी आ गए। तो ये दे आर एक्सचेंजिंग। इनके बीच में क्या एक्सचेंज हो रहा है? पाइमिजोन हो रहे हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई जीरो, न्यूट्रल, ये एक्सचेंज हो रहे हैं, इनके बीच में हो रहे हैं एक्सचेंज। इधर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या एक्सचेंज हो रहा है? पाइमिजोन एक्सचेंज हो रहा है। मींस दे आर टू बार्किंग डॉग्स and they want to snatch this bone, but they can't snatch. Why? They will engage to snatch this bone. That's why they will hold inside the nucleus, or nuclear force is 100 times stronger than that of the electromagnetic force. तो इस फोर्स का नाम क्या है? न्यूक्लियर। एक नई फोर्स जिसका नाम क्या था? न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स जो है ये शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज है। पहले तो लॉन्ग रेंज पड़ी ना, अब ये शॉर्ट। इसका जो रेंज है वो 10⁻⁻15 मीटर है। 10⁻⁻15 मीटर इसकी क्या है? रेंज है। इट इज ए शॉर्ट रेंज force. It is a short range force, or it is attractive in nature, basically attractive in nature, attractive in nature है। और इसमें क्या एक्सचेंज हो रहे हैं? पाइमिजोन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। एक्सचेंज हो रहे हैं, पाइमिजोन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। और दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन, आप बोलेंगे सर न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट force in nature। कोई क्वेश्चन करे which is the strongest force in nature, that is the nuclear force। which is the biggest force in nature, that is the gravitational force। very nice, gravitational force।
नाउ ये हमारी न्यूक्लियर फोर्स है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा भी, ये थोड़ा टिपिकल है, हायर क्लास में समझ आएगा। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक्चुअली वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कंटिन्यूसली क्या हो रहा है कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो जा रहे हैं। न्यूट्रॉन इज चेंज इनटू प्रोटॉन। तो हम इस रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं 0n1 + 1h1, सॉरी 0n1, 0n1 का मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को लिखने का तरीका ये 0n1 न्यूट्रॉन विल चेंज इनटू प्रोटॉन। प्रोटॉन को ऐसे लिखते हैं 1h1, ऐसे लिखते हैं प्रोटॉन को। किसको लिखते हैं ऐसे? प्रोटॉन को लिखते हैं ऐसे 1h1, क्योंकि इसके पास एक ही प्रोटॉन है, मान लीजिए ये प्रोटॉन ही है इसके पास, तो इट इज ए प्रोटॉन प्लस -1 E0। इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, किसको लिखते हैं ऐसे? इलेक्ट्रॉन को। और इसके साथ एक पार्टिकल निकलता है जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं इसको? एंटी न्यूट्रिनो। मैं बोल रहा हूँ आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, जैसे आप हायर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो तब आपको समझ आ जाएगा ये, पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। न्यूट्रॉन चेंज इनटू प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, और क्या क्या पार्टिकल निकल रहे हैं बाहर? इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। जब ये इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो लिखेंगे, इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगी, उस फोर्स का नाम क्या है? वीक फोर्स। क्या नाम है उसका? वीक फोर्स नाम है उसका। तो मैं इतना ही बताऊंगा आपको थोड़ा सा ये कि ये एक रिएक्शन है, न्यूट्रॉन चेंज इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से हम प्रोटॉन में आते, इवन वी कैन गो फ्रॉम प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन आल्सो। सी दिस वन, ये न्यूट्रॉन में चले गए, यहाँ पे पॉजिट्रॉन निकलेगा पर, और न्यूट्रिनो निकलेगा। ये पॉजिट्रॉन जो होता है इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मास भी सेम होता है, इसका चार्ज भी सेम होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिट्रॉन। ये क्या है? प्रोटॉन। ये क्या है? न्यूट्रॉन। और ये क्या है? न्यूट्रिनो। तो यहां पर इनके बीच में जो फोर्स लगते हैं उसको वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इसको ज़्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस फोर्स की, इट इज ऑल्सो शॉर्ट रेंज फोर्स है ये भी। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल अप टू 10⁻⁻15 मीटर डायमेंशन तक। तो एक कंपैरेटिव स्टडी देखें इन फोर्सेस में कि सबसे वीकेस्ट कौन है। तो अगर मैं ग्रेविटेशन फोर्स को 1 मान लूं, तो जो आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो 10⁻25 है, और जो ये 10⁻36 है, और ये जो है आपकी 10⁻38 है। कौन? दिस इज द न्यूक्लियर फोर्स, कौन सी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड सॉरी दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ई लगा दिया। दिस इज योर what we can say this as weak nuclear force, and this is your gravitational force. तो which is the strongest force? देखिए 10⁻38, इसका मतलब जो weak nuclear force है वो gravitational force से 10⁻25 टाइम स्ट्रॉन्गर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी बड़ी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ग्रेटर देन किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने टाइम? 10⁻36 टाइम बड़ी है। कौन? तो हाउ मच इज द स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स इज आल्सो। और इन दोनों को कंपैरिजन करें, मींस अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर फोर्स की, तो न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा हूं, इट इज आल्सो ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हाउ मच टाइम? 10⁻38 टाइम्स, 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर है। तो ये 20, इसका मतलब हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? स्ट्रॉन्ग nuclear force is 100 टाइम, 10⁻2 मीन्स 10⁻2 लिखते हैं आप, 10⁻2 टाइम स्ट्रॉन्गर देन किससे? स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe से। तो कंपैरेटिव डाटा देखते हैं, सबका एक कंपैरेटिव डाटा देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कौन सी है हमारे पास? वीक फोर्स है, वीक W। ये हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये कौन सी है हमारी? दिस इज आवर न्यूक्लियर फोर्स। सपोज करिए FN फॉर न्यूक्लियर फोर्स, FW फॉर वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसको N लगा देता हूँ साथ में। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 1 है,
ये 10 पावर 25 है, ये 10 पावर 36 है, ये 10 पावर 38 है। ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 1 होगी तो। इसकी रेंज इनफाइनाइट है, इसकी रेंज शॉर्ट है, शॉर्ट में 10 पावर -15 है। इसकी रेंज इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तक जाएगी, मतलब एक चार्ज यहाँ पड़ेगी इन्फिनिटी से थोड़ा पास में पड़े तो फोर्स लगेगी। इसकी रेंज क्या है न्यूक्लियर फोर्स की, इट इज आल्सो शॉर्ट 10 पावर -15 मीटर, इसकी जो रेंज है, रेंज की बात। यहाँ पे पार्टिकल क्या एक्सचेंज हो रहे हैं, ग्रेविटोन्स। यहाँ पे क्या एक्सचेंज हो रहे हैं, इन दिस केस दैट इज वी कैन से न्यूट्रिनो एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या एक्सचेंज हो रहा है, न्यूट्रिनो। यहाँ पे क्या एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे फोटोन एक्सचेंज हो रहा है। फोर्स तभी लगती है जब कोई ना कोई आपस में कोई चीज़ एक्सचेंज होगी। तो न्यूक्लियर फोर्स में फिर से आपके पास क्या, न्यूक्लियोन्स मीन्स आपके पास पाई मिजोन्स एक्सचेंज हो रही हैं। इसमें क्या हो रहे हैं, पाई मिजोन एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, ये फोर्स किसके बीच में लगती है, ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, सभी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में लगेगी। ये लगेगी एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में। अब एलिमेंट्री पार्टिकल किसके बीच में होते हैं, न्यूक्लियस के बीच में होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगेगी ये फोर्स। और ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगेगी, और ये जो फोर्स है, दिस फोर्स दिस इज फॉर चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में, अगर चार्ज होंगे पार्टिकल्स। और लास्ट वाली किसके बीच में लगेगी, बताते हैं, न्यूक्लियोन्स में कौन कौन आएंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनको न्यूक्लियोन्स बोलते हैं। न्यूक्लियोन्स जो न्यूक्लियस के अंदर है उनका नाम क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, this is the strongest force, which one, nuclear force is the strongest force in nature, which is the weakest force, gravitational force। nuclear force के बाद उससे strong कौन आएगी, means which is the nuclear force is greater than electromagnetic force is greater than weak nuclear force is greater than gravitational force। तो which is the stronger, see, nuclear force is stronger than that of electrostatic force, is stronger than that of this weak nuclear force, is stronger than that of gravitational force। The biggest force, gravitational force, the strongest force, that is the nuclear force। These are the 4 forces, they are the basic forces in nature। यही 4 forces हमें लगेंगी। ऐसे तो कई तरह की forces होंगी, लेकिन हम लोग इन्हीं का रूप होगा, वो सारा इन्हीं का रूप होगा, तो ये इन्हीं से हम लोग जो forces है वो लगाएंगे। तो these are 4 types of basic forces in nature। तो गुड लक स्टूडेंट्स, और आप इस जो मैंने लेक्चर दिया आप इसको पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट लेक्चर दिया और सेकंड लेक्चर दोनों को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं तीसरा लेक्चर डालूंगा। तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे और होमवर्क मुझे दिखाएंगे, उसके बाद मैं तीसरा लेक्चर डिलीवर करूंगा। तो थैंक यू।